हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना आगे का चैप्टर जो कि है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी। और आज का जो टॉपिक है वो है सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इससे पहले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म ही हो चुका है। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे चैप्टर खत्म करते हैं और पूरा ढंग से समझे कि ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये एक्चुअली है क्या। तो देखिए, हमने इससे पहले जो पढ़ा वो हमने पढ़ा कि अगर किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, तो वो हमारा करंट होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि भाई जितने भी कंडक्टर उनकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपकी किस चीज़ की, कि उनमें रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या है, हमारी एक प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर की जो रजिस्ट करती है फ्लो ऑफ चार्ज को। किसको रजिस्ट करती है? फ्लो ऑफ चार्ज को। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था, याद रखना कि फ्लो ऑफ चार्ज को रजिस्ट करती है, करंट को कभी रजिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें हीटिंग इफेक्ट की, एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास सिंपल सा सर्किट है कुछ ऐसा, जहां पर ये रेजिस्टेंस है हमारा और ये हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, और ये क्या हमारा एक रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस आर है। तो आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा? करंट निकलेगा। यहाँ करंट गया, यहाँ करंट गया ना। जब तक हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया, ध्यान सुनिए, जब तक हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया तो बैटरी के पास क्या थी बेटा? बैटरी के पास चार्ज स्टोर था। क्या था? चार्ज स्टोर था। और जब कोई चीज स्टोर होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो जब तक हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया, बैटरी क्या हमारी डिसकनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड है बैटरी। ठीक है, तो हमारा जो चार्ज है कैसा है? वो स्टोर चार्ज है, और यानी उसके पास क्या चीज है? एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है ना, तो जब तक बैटरी डिस्चार्ज डिस्कनेक्टेड है तब तक उसके पास जो एनर्जी है कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही मैंने बैटरी को कनेक्ट किया तो इसके अंदर से, कंडक्टर के अंदर से भाई साहब चार्ज को क्या मिल गया? चार्ज को एनर्जी मिल गई। क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। ठीक है, और एनर्जी किस फॉर्म में मिली? काइनेटिक एनर्जी। और अगर चार्ज को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो चार्ज फ्लो करेगा बेटा, और जब चार्ज फ्लो करेगा तो हम पढ़ चुके हैं, व्हेन चार्ज फ्लो इट जनरेट, क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट। क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट। अच्छा, ये कंडीशंस कब आई? ये कंडीशन है जब हम बैटरी क्या कर दी? कनेक्टेड कर दी। बैटरी क्या कर दी? कनेक्टेड कर दी। ये कंडीशन तब आई जब बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, चार्ज क्या था? स्टोर था, पोटेंशियल एनर्जी थी। लेकिन जैसे ही बैटरी कनेक्ट की उसको एनर्जी मिली। कौन सी एनर्जी मिली? काइनेटिक एनर्जी। चार्ज फ्लो करने लग गया, चार्ज करने लगा, फ्लो करने लग गया। और जैसे ही चार्ज फ्लो किया भाई, मतलब लग गया चार्ज फ्लो कर रहा है, भाई चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। अब क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो चार्ज इस डायरेक्शन में से आ रहा है इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का काम क्या है? ये चार्ज को रोकेगा कि भाई रुक जा, रुक जा, कहाँ भागा जा रहा है, रुक जा। ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भाग कर आ रहा है तो रेजिस्टेंस इसको इस डायरेक्शन में रोकने की कोशिश करेगा कि रुक जा भाई, रुक जा, कहाँ भागे जा रहा है। ठीक है, और जब करेगा, अपोज करेगा तो क्या होगा? फोर्स होगा। कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा? हीट जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? हीट जनरेट होगी। तो आपने नॉर्मली देखा भी होगा, जब कोई आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगातार आप यूज कर रहे हो जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, कुछ टाइम बाद उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है, कुछ टाइम बाद। ठीक है, जब भी हाथ की हाथ नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्या प्रोड्यूस होने लगेगी? हीट। यानी अगर किसी डिवाइस में से कॉन्टिन्यूसली करंट प्रोवाइड कर रहे हैं हम या फ्लो कर रहा है तो कुछ समय बाद क्या करेगा बेटा? हीट जनरेट करने लग जाएगा। क्या करेगा? हीट जनरेट करेगा। हीट जनरेट का रीजन समझ में आ गया कि सर जब तक हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की, हमने करंट नहीं दिया, हमने चार्ज नहीं दिया, तब तक भाई साहब चार्ज स्टोर है, उसके अंदर एनर्जी कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही बैटरी कनेक्ट की हमने, उसको क्या मिल गया? एनर्जी मिल गई। कौन सी एनर्जी मिली बेटा? काइनेटिक एनर्जी मिली। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मिलते ही क्या होगा भाई? क्या होगा? क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा नहीं, चार्ज भी फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस का तो काम ही है चार्ज को रोकना, चार्ज को रोकना। तो भाई रुकेगा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, ऐसे करके। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन जनरेट होगा क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी बेटा। चलिए, इतनी चीजें हम सब पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि करंट, भाई अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, बेसिक से लेके चलेंगे, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस होगा, दैट इज Q/T।
तो यहाँ से मैंने Q की वैल्यू निकाली, क्या है बेटा I इंटू टी। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि भाई I इक्वल टू क्या होता है, Q क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी, और Q निकालेंगे तो I इंटू टी, ये होता है ना। इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूं पैरेलल में, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा, क्या होगा, पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल across the ends of a resistance। रेजिस्टेंस के एंड्स पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ये भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ से जो वर्क डन आएगा वो आएगा V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, ये आएगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारी अगर फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन है, तो क्या मैं फर्स्ट की इक्वेशन की वैल्यू क्यू की यहाँ पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो मैंने पुट किया, पुट 1 इंटू सेकेंड, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू आ गया V इंटू क्यू की जगह क्या थी, आई टी, तो वर्क डन कितना आ गया V आई टी। हाँ, दिस इक्वेशन इज थर्ड इक्वेशन, इसको मानते हैं थर्ड इक्वेशन हमारी, ठीक है। चलिए आगे बात करें, तो हमने पढ़ा उसका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को तो क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं V इक्वल टू भाई आई आर होता है, V इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई आर होता है। तो क्या मैं V की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? बिल्कुल। ये फोर्थ है हमारा, पुट फोर्थ इन थर्ड, तो वर्क डन इक्वल क्या रहेगा बेटा, V की जगह आई आर इंटू आई इंटू टी, इट इज वर्क डन इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। नाउ बिल्कुल 9th क्लास की बेसिक जाते हैं। आपने पढ़ा था एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी चीज को करने की क्षमता, किसी भी चीज को करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क, जो भी आपने पढ़ा। तो हमने वहां पढ़ा था कि एनर्जी हमेशा किसके इक्वल होती है, वर्क डन के बराबर होती है। दोनों की यूनिट भी सेम होती है, क्या यूनिट होती है दोनों की, जूल, जो ऐसे यूनिट होती है ना बेटा, ऐसे यूनिट जो होती है वो जूल होती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो वर्क डन है वो मैं एक तरह से बोल सकता हूँ मेरा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं हीट एनर्जी, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। H इक्वल टू कितना, आई स्क्वायर आर टी, ये एनर्जी है, क्या चीज है, एनर्जी। और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं जूल हीटिंग लॉ, जूल हीटिंग लॉ। अब बात करते हैं सर जूल हीटिंग लॉ क्या है। तो बेटा पेपर में आगे डिफाइन कर रहा है, जूल हीटिंग लॉ को एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो आपको पूरी नाम समझानी पड़ेगी टीचर को, ठीक है। उसके अलावा जूल हीटिंग लॉ अब आपसे बोलेगा हीट एनर्जी जो है, जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा है। अगर पेपर में पूछ ले कि बताओ भाई अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट हो रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो भाई अगर कभी भी पूछा जाता है किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो आपको डायरेक्ट उसका फॉर्मूला देखना है, फाइनल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला यहाँ जो इसका आ रहा है वो आई स्क्वायर आर टी, यानी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी डिवाइस में वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि भाई उसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, मतलब नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। सेकंड कि उस डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। और थर्ड टाइम, कितने टाइम के लिए उस डिवाइस को यूज़ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप अपने घर में टीवी देखते हैं और सिर्फ 1 घंटे के लिए उसे चलाते हैं, 1 आवर के लिए चलाते हैं, तो उतनी हीट जनरेट नहीं होगी जितनी कि आप 10 आवर्स के लिए हीट जनरेट होगी, ठीक है ना। यानी कि हीट किस पे डिपेंड करती है, टाइम पर भी डिपेंड करती है। तो हमारे पास एक सिंपल सी बात आई, वो ये आई कि भाई जो हीट है वो डिपेंड करती है किस किस चीज़ पे, ठीक है। हीट जनरेट depends on first square of the magnitude of current, second resistance of wire या कंडक्टर, बोले तो वायर तो बनाएंगे, कंडक्टर की ही बनाएंगे, ठीक है ना, इंसुलेटर की वायर तो बनाएंगे। एंड थर्ड
टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी भाई अगर मैं करंट की वैल्यू को बढ़ा दूं तो हीट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हीट भी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा, हीट इज डायरेक्टली टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ाया तो हीट जनरेशन बढ़ जाएगा। और लास्ट, H इज डेल्टा T, यानी अगर टाइम भी बढ़ाया तो भी क्या होगा, हीट जनरेशन बढ़ेगा। यानी अगर हम किसी भी फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो हीट जनरेशन क्या हो जाएगा बेटा, हमारा बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी। तो ये हुआ हमारा क्या चीज, जूल हीटिंग लॉ, जो कि बहुत आसान था, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन पे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, सर हीटिंग की एप्लीकेशन क्या है। चलो हीट अगर जनरेट हो रही है, देखो अगर किसी भी चीज में हीट जनरेट हो रही है तो वो हमारा लॉस है, वो हमारा नुकसान है, ठीक है। वो फायदा नहीं है, नुकसान है कि हम भाई इनपुट ज्यादा दे रहे हैं लेकिन आउटपुट कम मिल रहा है, क्योंकि तो लॉस हो रहा है, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। बट हमने इसका यूज करना सीखा, हमने इसका यूज करना सीखा और हमने एक डिवाइस बने अपने फायदे के लिए, एप्लीकेशन ऑफ हीट, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। और क्या बनाया बेटा, हमने बनाया फ्यूज। अब फ्यूज वर्ड आप में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे फ्यूज क्या होता है, ठीक है। फ्यूज क्या, हमारी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। अब बोलो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या मतलब, भाई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसका काम क्या है, तो काम की बात करेंगे, किस चीज़ का बना हुआ है उसकी बात करेंगे, कैसे कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि फ्यूज़ है क्या चीज़, ठीक है। सबसे पहले शुरू करेंगे कहाँ से कि फ्यूज़ है क्या चीज़ हमारी। तो बात करें अगर फ्यूज़ की, तो फ्यूज़ हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो हम किस में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूज़ है क्या चीज़। फ्यूज़ बात कर लेते हैं फ्यूज़ की, तो फ्यूज़ है क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का फ्यूज, ठीक है ना। क्यों है उसका रीजन अभी आएगा, वाई क्यों, ठीक है ना। उससे पहले किस चीज का बना होता है ये, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, इसको हम बनाते हैं, कुछ मटेरियल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल से एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, आयरन या फिर लेड। और अगर हम इसका नहीं बनाते तो हम बनाते हैं एलॉय। एलॉय किसका, लेड एंड टीन, लेड एंड टीन, ये एलॉय हो सकता है, ठीक है ना। या तो आप इनकी वायर्स यूज करेंगे बनाने के लिए या फिर आप यूज करेंगे लेड एंड टीन। अब आपके सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि फ्यूज बना क्यों रहे हैं, तो हमने बोला हमने फ्यूज इसलिए बनाया बिकॉज ड्यू टू या बिकॉज ऑफ इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, हमने इसलिए इसको बनाया। अब बोलोगे सर इसका फायदा क्या हुआ, तो इसका फायदा कुछ ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपके घर का एक इलेक्ट्रिक मीटर है, ये इलेक्ट्रिक मीटर है, ठीक है, जहां पर पीछे से सप्लाई यानी 3 फेज सप्लाई, 3 फेज सप्लाई, 3 फेज समझते होंगे, 3 फेज मतलब जहां पर 3 वायर है। तो आपके घर में जो वायर आती हैं, जो भी मतलब आ रही ट्रांसमिशन टावर से, उसमें 3 वायर होती हैं, 3 फेज सप्लाई होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फेज सप्लाई है आपकी, और आपने जाके इसको डायरेक्ट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए आपके घर में टीवी है, अब बात करें टीवी, तो इसे करंट चाहिए सिर्फ 5 एम्पीयर, मान लीजिए होते हैं 5 एम्पीयर चाहिए, ठीक, 5 एम्पीयर चाहिए करंट, और आपने इसको इससे कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट, तो क्या होगा ध्यान सुनो, आगे भी कनेक्ट कर दिया और भी चीजें कनेक्ट कर दिया बहुत सारे। अब हुआ क्या कि अभी सुबह मॉर्निंग से 10 बजे से नॉर्मल करंट आ रहा था 5 एम्पीयर तक का, मेरे टीवी बहुत मस्त चल रहा था, एकदम धड़ल्ले से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अचानक से पीछे से जो करंट की सप्लाई है वो 7 एम्पीयर हो गई। अब क्योंकि जो टीवी है वो 5 एम्पीयर पे ही काम करेगा भाई, 6-7 तो नहीं करेगा, वो 5 एम्पीयर पे करेगा, ना उससे कम में ना उससे ज्यादा में। तो हुआ क्या, जैसे ही 7 एम्पीयर का करंट आया, ये करंट इसके लिए लार्ज अमाउंट में था, तो टीवी क्या हो गया, फूक गया, मतलब खराब हो गया, ठीक है, उसमें क्या गया, फॉल्ट आ गया।
अब सोचो अगर दिन में 4 बार भी ऐसा हो जाए तो घर के कितने इंस्ट्रूमेंट होंगे जो खराब हो जाएंगे, है ना। तो हमने बोला हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं, जो भाई इस हाई करंट को रोक दे, हाई करंट को रोक दे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक फ्यूज कनेक्ट कर दिया। ध्यान सुनना, मैंने फ्यूज कनेक्ट कर दिया और फ्यूज ऐसा लगाया जिसकी रेटिंग 5 एम्पियर है। जिसकी रेटिंग कितनी है, 5 एम्पियर। मतलब ये 5 एम्पियर जब तक करंट होगा तब तक फ्लो कराएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 एम्पियर का ही करंट आ रहा था और यहाँ पे मैंने टीवी लगा दिया, मान लेते हैं टीवी लगा दिया, ये 5 एम्पियर करंट आता है, ऐसे आराम से मक्खन की तरह करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब अचानक क्या हुआ कि यहाँ पे करंट 7 एम्पियर हो गया। जैसे 7 एम्पियर करंट यहाँ पर आएगा, इस फ्यूज के लिए ये करंट बहुत ज्यादा अमाउंट में, इस फ्यूज के लिए करंट का बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो ये फ्यूज क्या कर देगा, फ्यूज मेल्ट कर देगा। ये फ्यूज क्या कर देगा बेटा, मेल्ट कर जाएगा। और अगर फ्यूज मेल्ट कर गया तो यहाँ से ये सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया यानी कि आगे करंट फ्लो ही नहीं करेगा, आगे करंट फ्लो ही नहीं करेगा। और अगर आगे करंट ही नहीं जाएगा तो भाई साहब टीवी कौन जाएगा, आई बस में। तो फ्यूज हम किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, ठीक है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब आता है तो फ्यूज क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट आया, ड्यू टू लार्ज करंट फ्यूज मेल्ट्स, फ्यूज क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा बेटा। एंड टू सेव द अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस फ्रॉम डैमेज, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमारे डैमेज होने से बच जाती हैं, ठीक है। इतनी सारी काम कहानी है फ्यूज के अंदर। फ्यूज क्या मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का। इट इज मेड ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, इन सब का मतलब वायर का बना सकता है, या फिर अलॉय बनेगा लेड और टीन का, ठीक है। इसके अलावा बिकॉज ऑफ इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट, जब लार्ज अमाउंट में करंट आए तो फ्यूज क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। और इसके सेव द अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज, ठीक है। डैमेज से हम जितने भी अप्लायंसेस उसको बचा सकते हैं। अब आगे इसको सर कनेक्ट कैसे करें, क्योंकि कनेक्ट कैसे करें, कि कनेक्ट करने का दो तरीके हमारे पास बेटा, या तो हम किसी भी चीज को कनेक्ट करते हैं किसमें, सीरीज में, या फिर करते हैं पैरेलल में। तो फ्यूज को कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा करंट चाहिए तो हम इसे कनेक्ट कैसे करते हैं, सीरीज में। कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, ठीक है। तो फ्यूज को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में फॉर फ्यूज, ठीक है। बट जितने भी घर के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको हम कनेक्ट करते हैं किसमें, पैरेलल में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी घर में इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कैसे कनेक्ट करते हैं, हमारे पैरेलल में होते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल सा आया कि मान लेते हैं यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रिक मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर है, और यहाँ से सप्लाई आ रही है, कैसे सप्लाई आ रही है, 3 फेज सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फ्यूज को लगाया, क्योंकि फ्यूज कैसा लगाना है मुझे, सीरीज में, तो देखो लगातार हो गया। अब इसका घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस 1, इलेक्ट्रिकल डिवाइस 2, इलेक्ट्रिकल डिवाइस 3, इन सबको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल। कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल। यानी फ्यूज तो हमारा लगा सीरीज में, बट जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो लगे हमारे किसमें, पैरेलल में, ठीक है। तो ये हमारी हुई क्या चीज, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। एक ही एप्लीकेशन है फ्यूज, इसको हमने पढ़ लिया अच्छे से कि फ्यूज क्या चीज है हमारा और क्यों जरूरी है फ्यूज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि हमारा है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो हम सिंपल अगर भाषा में तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। इट इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो हम सिंपल बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी, ठीक है। जहां पर E क्या हमारा एनर्जी, P क्या हमारा पावर, इंटू T क्या हमारा टाइम। तो ये हमारा एक रिलेशन आया E इक्वल टू P इंटू टी, ठीक है।
अगर बात की जाए इसकी एसआई यूनिट की, तो बेसिकली इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है वॉट आर, ठीक है। बट अगर हम लार्ज यूनिट की बात करते हैं, लार्ज यूनिट की बात करते हैं बेटा, तो होती है 1 किलोवाट आर, जो आपके घरों में आती है सप्लाई उसकी, ठीक है ना। 1 किलोवाट आर का मतलब है 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं इस 1 यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है। देखो जो आपके पास घर में बिजली का बिल आता है उस पे लिखा होता है ना कि 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट, तो उसका मतलब क्या है। अगर लिखा कहीं पर 200 यूनिट्स, तो इसका मतलब है आपने कितनी पावर एनर्जी यूज की, 200 किलोवाट आर, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है ना। करना है कि 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू कहते हैं 1 किलोवाट आर होती है। अब पेपर में जो क्वेश्चन आएगा इससे बहुत ही मस्त क्वेश्चन आता है, बहुत आएगा, मतलब 11th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, रिपीट होता है। आता है हमारा कन्वर्ट 1 किलोवाट आर इनटू जूल। लास्ट ईयर 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 किलोवाट आर इनटू जूल। तो इसको कन्वर्ट करने से पहले हमें एक चीज छोटी सी आनी चाहिए कि भाई 1 किलोवाट आर को चेंज करने से पहले आना चाहिए कि 1 वॉट सेकंड इक्वल टू 1 जूल होता है। 1 वॉट सेकंड इक्वल टू होता है 1 जूल होता है हमारा, ठीक है ना। ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आपको समझ में आ जाएगा कन्वर्जन में क्या करना है। तो आपके पास 1 किलोवाट आ रहा है, आपको जूल में करना है, जूल के लिए आपको चाहिए वॉट और सेकंड, लेकिन अभी यूनिट किसमें है, किलोवाट में। तो 1 किलोवाट में कितने वॉट, 1000 वॉट इनटू 1 आवर में कितने सेकंड, तो 60 इनटू 60 सेकंड, तो लगभग आ जाएगा कितना 3600 इनटू 1000 वॉट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। वॉट सेकंड में क्या लिखता हूं, जूल, तो ये 3600 इनटू 1000 जूल, ठीक है। किसके इक्वल चल रहा है, 1 किलोवाट आर के, 1 किलोवाट आर के। तो यहां से मैं समझता हूं 3.6 इनटू 10 पावर 1 2 3 4 5 तो वैसे थे और एक पॉइंट आ गया 6 10 पावर 6 जूल, यानी आपका 1 किलोवाट आर किसके इक्वल है 3.6 इनटू 10 पावर 6 जूल के, ठीक है बेटा। इसके बाद चैप्टर में कुछ बचता नहीं है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट आता है तो पूछिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास करेंगे।